नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का bankersada.com के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है संतोष कुमार है और मैं आपके साथ हर दिन 2 बार जुड़ता हूँ। पहली बार मुलाकात होती है आप सबसे सुबह के 8 बजे, जब हम एडिटोरियल वोकैब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। और दूसरी बार आप सबसे मुलाकात होती है सुबह के 10 बजे, जब हम ग्रामर की फाउंडेशन क्लास करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज ग्रामर के फाउंडेशन में क्या है आज आपका। तो हम जो है वो 500 एरर डिटेक्शन की सीरीज हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये सीरीज जो है ये आपके जो आने वाले एग्जामिनेशंस हैं, एसबीआई की एग्जाम की बात करें, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स मेंस हो गया, एसबीआई क्लर्क मेंस हो गया, आरबीआई मेंस हो गया, आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के प्रीलिम्स और मेंस हो गए, सारे एग्जाम को ध्यान में रख करके 500 एरर करेक्शन की जो सीरीज है हम लोग यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, ऑलरेडी यहाँ पे लगभग 30 या 35 क्वेश्चंस हो चुके हैं। उसके आगे से हम लोग ये चीज़ों को जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले एक बार और मैं आपको याद दिला दूँ, ये है सुबह 8 बजे का सेशन, ठीक है। आज भी बहुत सारे बच्चे जो है वो मेरे साथ लाइव जुड़े हुए थे इस पर्टिकुलर सेशन में। और याद रखिए, इस पर्टिकुलर सेशन में मैंने एक नई चीज़ आपके लिए ऐड की है, एक नई चीज़ ऐड की है, रूट वर्ड मैंने ऐड किया हुआ है। याद रखिए, बहुत सारी चीज़ें मैं इंटैक्ट जो है वो जैम पैक्ड कॉन्टेंट्स वाइज जैम पैक्ड कराने की कोशिश कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर सेशन को, जो एडिटोरियल वोकैब का जो सेशन है। इसलिए जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो एक बार जल्दी से जाएं और ज़रूर देखें, और स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, और कम से कम एक दिन में 3 बार उस स्क्रीनशॉट को ज़रूर देखें। तो टोटल हम लोग 3 स्लाइड भी मैं वोकैब के करवा चुका हूं। अब मैंने चेंज किया हुआ 3 स्लाइड, पहले 2 स्लाइड करता था, अब 3 स्लाइड कर रहा हूं, ठीक है। कुछ वर्ड्स जो है मैंने कपल ऑफ वर्ड्स मैंने बढ़ा भी दिए हैं। तो टोटल मिलाकर के अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन हो जा रहा है, एसएससी कैंडिडेट्स के लिए भी, बैंकिंग कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आगे आपका इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, 20 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन पढ़ लो, लिखा हुआ है व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ क्लिफ, काफ, स्कार्फ। जल्दी से मुझे बताएं इन तीनों का प्लूरल फॉर्म क्या हो सकता है, जल्दी से मुझे बताएं। बिल्कुल भी देखो, पहली बात तो ये कि गूगल नहीं करना है, ऑलराइट। बिना गूगल किए इसका आंसर देना। तो जल्दी बताओ, बिना गूगल किए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कम ऑन एक बार मैं। और क्या है ये, वाह वाह, VK 1 2 3, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसा आपका नाम है ना, पहले तो अपना नाम सही से लिखा करो, है ना। व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ क्लिफ, काफ एंड स्कार्फ, इन सब का आपको निकालना है, प्लूरल फॉर्म लिखना है, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने क्यों प्लूरल फॉर्म इसका कहने के लिए आपको कहा, क्योंकि थोड़ा सा कुछ अंतर है। देखो, ये आपके फिनिश हो रहे हैं एफ में, ये भी आपका फिनिश हो रहा है एफ पे, और ये भी आपका फिनिश हो रहा है एफ पे। लेकिन जरा सा अगर आप डिफरेंस देखो तो ये आपका एफ नहीं है, ये आपका डबल एफ है, ये आपका केवल सिंगल एफ है, और ये भी आपका सिंगल एफ है। तो ध्यान रखना, जो डबल एफ से आपके वर्ड नाउन्स खत्म होंगे, देखो ये भी आपका नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ठीक है। क्लिफ, इसका प्लूरल आपका हो जाएगा क्लिप्स। ओनली एस ऐड कर देंगे तो ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका प्लूरल बन जाता है, जिनका डबल एफ में एंड होते हैं। द वर्ड्स, द नाउन्स एंडिंग विद डबल एफ, ठीक है, उनमें एस ऐड करना पड़ता है प्लूरल बनाने के लिए। जैसे क्लिप्स हो गया, स्कफ्स हो गया, ठीक है, स्कफ SCU डबल एफ, उसका भी एस हो जाएगा, ठीक है। पफ्स हो गया। अब देखो काफ, जिसका भी सिंगल एफ में होता है उसका प्लूरल कैसे बनता है, उसका प्लूरल बनता है CALVES, काव्स। जैसे हाफ, हाव्स, समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया। LEAF, लीव्स, VES आपका ऐड हो जाएगा, LEAF LEVES, मतलब क्या हो जाएगा आपका, लास्ट में VES ऐड हो जाता है प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। और कुछ वर्ड्स आपके ऐसे होते हैं, देयर आर सम नाउन्स व्हिच एंड विद F, but the plural of those words can be used either by adding s or es both। मतलब क्या हो रहा है कि डबल एफ में अगर है तो केवल आप s लगा दो, प्लूरल बन जाएगा। अगर सिंगल एफ अगर है तो आप VES आपको लगाना पड़ेगा, तब जाकर को प्लूरल बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं, नाउन्स होते हैं, जो कि आपका एफ में एंड तो होते हैं लेकिन उनका दोनों तरफ से बनता है प्लूरल, s ऐड करने से भी बनता है, es से भी बनता है। जैसे स्कार्फ्स, ये भी बन गया, ये भी आपका बन जाएगा। गेट माय पॉइंट। जैसे कि हैंकरचीफ, तो हैंकरचीफ का क्या हो जाएगा, हैंकरचीफ्स,
या हैंडकरचीफ्स दोनों भी आपके बन जाएंगे। तो VES से भी बन जाएगा, जैसे ड्वार्फ आ गया DWARF, तो उसका क्या बन जाएगा, ड्वार्फ्स भी बन जाएगा DWARFS या DWARVES, ये दोनों आपके बन जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि केवल डबल एफ में अगर होगा तो प्लूरल बनेगा ओनली एस ऐड कर दो, केवल सिंगल एफ है तो आप VES ऐड कर दो। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपके एक्सेप्शन में, जैसे ड्वार्फ हो गया, स्कार्फ हो गया, हैंकरचीफ हो गया, इनको आप एस ऐड कर भी प्लूरल बना सकते हो और VES ऐड करके भी आप इनको प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, डन हो गया। चलो अब हम आ जाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 से हम लोग सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। जल्दी से बताओ इसमें एरर कहां कहां पे मौजूद है। कम ऑन पीपल, स्टार्ट। देखो ये वाला तो हमने शायद उस दिन कर लिया था, मैं फिर भी आपको आंसर बताते जा रहा हूं। इट हैज बीन ऑब्जर्व, तो देखो हैज बीन के बाद यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, ये बिल्कुल करेक्ट है, ए नंबर करेक्ट आ रहा हमारा। इट हैज बीन ऑब्जर्व, इसको ऑब्जर्व किया गया है कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, ये आ गया हमारा प्लूरल नाउन, देखो प्लूरल नाउन आ गया। एंड वायलेंट क्राइम्स, तो देखो आप इसको भी आपको प्लूरल नाउन ही बनाना पड़ेगा, तो यहां पे आपको एक एस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसका लिखा हुआ है हैव बीन, चलो सही है, यहां भी हैज बीन है, इसको ऑब्जर्व किया गया है कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स एंड वायलेंट क्राइम्स हैव बीन रजिस्टर्ड। अगर मैं बोलूं हैव बीन रजिस्टर्ड मतलब उनको रजिस्टर्ड किया गया है। अब उसका लिखा हुआ क्या, शार्प डिक्लाइन, अभी तो गलत हो गया ना। अगर मैं बोलूं कि हैव बीन रजिस्टर्ड तब हमको ये शार्प डिक्लाइन रखना पड़ता, हमको मिटाना पड़ता है ना, क्योंकि यहां बोला गया कि जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और जो वायलेंट क्राइम्स हैं, जो बहुत ही निर्दय जो एक अपराध वगैरह है, उन्होंने विटनेस किया, उन्होंने रजिस्टर किया। क्या रजिस्टर किया है, एक डिक्लाइन रजिस्टर किया, मतलब उन्होंने अपने आप में देखा है एक डिक्लाइन। यहां पे क्या लिखा होगा, हैव बीन रजिस्टर्ड, उनको रजिस्टर किया गया है। तो यहां तक सही हो सकता था अगर हम डिक्लाइन वाला वर्ड ना लिखते। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहां से हमें ये बिन जो है वो वर्ड हटाना पड़ेगा। तो ए नंबर यहां पे क्लियर है, बी नंबर यहां पे हमारा एरर आ गया। सी में चलते हैं कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट ट्रैफिक एक्सीडेंट्स एंड वायलेंट क्राइम्स हैव रजिस्टर्ड अ शार्प डिक्लाइन, बहुत बढ़िया। देयरफॉर द नंबर ऑफ, तो मैंने आपको क्या बताया था, द नंबर ऑफ, ये अगर आ जाता है तो आपका नाउन प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब आपका क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, तो देखो देयरफॉर द नंबर ऑफ दोज के बाद हु आ गया, बिल्कुल करेक्ट है। हु डाई एवरी ईयर, बहुत ही बढ़िया। हु डाई एवरी डे, द नंबर ऑफ दोज हु डाई एवरी डे, जो कि हर दिन मरते हैं, शुड बी कमिंग डाउन, इसको जो है वो नीचे आना चाहिए। मतलब सी नंबर और डी नंबर हमारा करेक्ट लग रहा है, सिर्फ बी नंबर हमारा जो यहां पे एरर है, क्योंकि देखो द नंबर ऑफ दोज प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आ गया ना, ये वाला प्लूरल प्रोनाउन है, पीपी है दोस्त, उसका लिखा हुआ है हु डाई एवरी ईयर, ये भी बिल्कुल करेक्ट लगा है। शुड बी कमिंग डाउन, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, मतलब नंबर बी जो है वो केवल यहां पे गलत है, बिन यहां से हटेगा। ठीक है, और क्राइम की जगह क्राइम्स हो जाएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। देखो हु डाइज नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये जो डाई है ना वो किसके अकॉर्डिंगली आएगा, वो आएगा दोज के अकॉर्डिंगली। वो किसके अकॉर्डिंगली आएगा, दोज के अकॉर्डिंगली, क्योंकि एंटीसीडेंट है दोज, रिलेटिव प्रोनाउन है WH हु, और हु के बाद जो वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंगली। और एंटीसीडेंट क्या है, दोज, इसलिए यहां पे डाई क्या हो जाएगा, प्लूरल ही होगा, क्योंकि ये खुद आपका प्लूरल प्रोनाउन है, तो ये वर्ब भी यहां पे क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नए क्वेश्चंस यहां से आपकी शुरुआत हो रहे हैं। डाइज नहीं होगा, याद रखिएगा, मैक्सिमम लोग कह रहे हैं सर डाइज होगा, लेकिन डाइज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका आंसर देखो, द गवर्नमेंट, बहुत बढ़िया वर्ड बोल रहा हूं। अगर बाय चांस मैं बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, ठीक है, राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, तो देखो अगर मैं बोलूं कि ही इज, ध्यान देना, बहुत शानदार एक आपको मैं एक रूल बता रहा हूं, ही इज एड्रेसिंग टू द नेशन, और दूसरा मैंने लिखा ही इज अपीलिंग ध्यान देना, मैंने यहां पे कहा कि ही इज एड्रेसिंग टू द नेशन। देखो इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, लेकिन जब मैं लिखता हूं एड्रेस
तो इसके बाद मुझे टू लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं लिखता हूं आपका अपील, तब इसके बाद मुझे टू लिखने की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब कि यहां पे ये टू नहीं होगा और यहां पे मुझे एक टू लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैं अपने सारे दोस्तों को अपील कर रहा हूं, सो आई एम अपीलिंग या फिर आई अपील टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। क्या बोलेंगे? टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। अगर मैं बोलूंगा गवर्नमेंट अपील सिटीजन, इसका मतलब गवर्नमेंट जो सिटीजन अपील करती है, गवर्नमेंट चिल्ला रही है सिटीजन सिटीजन सिटीजन, ये मीनिंग आ जा रहा है। लेकिन मैं क्या बोलूंगा? द गवर्नमेंट अपील्स टू द सिटीजन। सरकार जो है वो जो है सिटीजन जो है भी वहां के नागरिकों को अपील करती है। इसका मतलब यहां पे एक क्या आ जाएगा, हमेशा याद रखना, एक टू आना यहां पे बहुत ही जरूरी है, ये याद रखिएगा, टू आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सो द गवर्नमेंट अपील्स टू सिटीजन। बहुत सारे बच्चों जो हैं उसके नेक्स्ट ये वाला एरर पकड़ रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, ये वाला एरर सही है, लेकिन आपको ए में भी यहां पे एरर आपको दिखने को मिल गया। ठीक है, सो द गवर्नमेंट अपील्स टू सिटीजन। गवर्नमेंट जो है वो नागरिकों को अपील करती है टू बिहेव, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, भाई बिल्कुल करेक्ट है, बिहेव करने के लिए इन अ रेस्पॉन्सिबल फैशन, एक जिम्मेदार तरीके से बिहेव करने के लिए नागरिकों को अपील करती है। बहुत बढ़िया। एंड के बाद फिर आस्क लिखा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बहुत बढ़िया। एंड आस्क, और बोलती है लीकर वेंडर्स को, और लीकर वेंडर्स को बोलती है, क्या बोलती है? टू ओपन। ठीक है, खोलने के लिए क्या? अर्लियर मतलब कंपैरिजन हो रहा है, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? शट। इसका मतलब क्या हो रहा है? टू ओपन अर्लियर एंड शट लेट। तो देखो, ओपन जल्दी खोलने के लिए और देर से बंद करने के लिए। तो देखो यहां लेट लिखा हुआ है ना, लेट लिखा हुआ है ना, तो जाहिर सी बात है लेटर तो नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अगर लेटर इसको भी हम कंपैरिजन डिग्री में लिखते हैं मोर लेट या फिर कुछ ऐसे अगर लिखते हैं तो यहां भी होता अर्लियर ऐसा कुछ, लेकिन हमने क्या लिखा है? सुबह जल्दी खोलना है और शाम को देर से बंद करना है, तो यहां पे कंपैरिजन नहीं है कि अर्लियर होगा, तो ये हमारा गलत है, और यहां पे केवल यहां पे अर्ली सही हो जाएगा, मतलब कि सी नंबर हमारा यहां पे गलत आ गया। समझ में आ रही है बात? ए नंबर गलत है, बी सही है, सी नंबर हमारा गलत आ गया। ठीक है, सो आस्क लीकर वेंडर्स टू ओपन अर्ली एंड शट लेट। जल्दी खोलना है और जो है वो देर में बंद करना है, शट लेट देर में बंद करना है, सो दैट, ताकि क्राउडिंग कैन बी मिनिमाइज, ताकि क्राउड करने की, जो भीड़ लगाने की जो प्रक्रिया है, क्राउड मतलब भीड़, और भीड़ लगाने की यहां पे प्रक्रिया की बात हो रही है, सो क्राउडिंग कैन बी मिनिमाइज्ड। ये बिल्कुल हमारा सही है। तो यहां पे एरर आपका क्या हो गया? ए और सी नंबर हमारा यहां बिल्कुल एरर आ गया। ठीक है, ए नंबर और सी नंबर हमारे यहां पे एरर्स आ चुके हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आस्क्स नहीं होगा, आस्क नहीं होगा, क्यों? इसलिए क्योंकि द गवर्नमेंट, देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर आस्क्स हो जाएगा, तो एक काम करो, आपने यहां पे बोला है गवर्नमेंट जो है अपील भी करती है और गवर्नमेंट पूछती भी है, गवर्नमेंट बोलती भी है, तो गवर्नमेंट ने एक तरीके से अपील भी किया, दूसरे तरीके से गवर्नमेंट ने पूछा भी। मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने अपील किया। अब अपील क्या क्या अपील किया? तो एक बोला आप अच्छे से बिहेव करें, और दूसरा और आस्क लीकर वेंडर्स, और अब एक तो अपील किया कि आप अच्छे से अपील्स टू सिटीजन, ठीक है, अपील्स टू सिटीजन टू बिहेव इन ए रेस्पॉन्सिबल फैशन एंड आस्क लीकर वेंडर। हाँ सही बोले हो, यहां जो आस्क है वो सिटीजन के लिए नहीं आया, ये गवर्नमेंट के लिए आया, तो यहां पे आपका आस्क्स हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट बोले हो, बिल्कुल करेक्ट बोले हो, क्योंकि यहां पे टू बिहेव के साथ टू आस्क नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आप आस्क को टू आस्क लगा करके सही लिखेंगे तो आस्क जो है वो सिटीजन के लिए आ जाएगा। जैसे द गवर्नमेंट अपील्स टू सिटीजन्स टू आस्क लीकर वेंडर्स, इसका मतलब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो सिटीजन से अपील करती है कि वो जाकर के लीकर विक्रेताओं से बोले, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत है ना। मतलब क्या हो रहा है कि लीकर जो वेंडर्स है, जो लीकर बेच रहे हैं, सरकार खुद उन्हें बोल रही है। सो द गवर्नमेंट अपील्स टू सिटीजन एंड आस्क्स लीकर वेंडर्स, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आस्क भी हमारा सही है, कुल मिलाकर के ए नंबर और सी नंबर ही हमारा यहां पे एरर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ गए। हाँ, क्राउडिंग इज नाउन हियर, ठीक है, क्राउडिंग इज नाउन नहीं है, क्राउडिंग इज जेरंड, ऐसे बोलना शुरू करो, क्राउडिंग इज जेरंड, क्योंकि क्राउड में आईएनजी लगा दिया गया है। इसका मतलब कि कोई भी ऐसा वर्ब, कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसको नाउन लगा के चल रहे हैं, जैसे वॉकिंग, स्मोकिंग, स्विमिंग, ये क्या है? ये ओरिजिनली नाउन नहीं है, ये वर्ब को नाउन बना के पेश कर दिया गया, किसी काम को नाउन बना करके पेश कर दिया गया। अपील्स एंड आस्क्स, बिल्कुल सही, अपील्स होगा, आस्क होगा और अर्ली होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो प्यारे दोस्तों, सेशन को लाइक करते रहना
ठीक है, 600 प्लस बच्चे हो गए हैं सिर्फ देखो 3-4 क्वेश्चंस में ही, ठीक है, 4 क्वेश्चंस में ही 600 प्लस बच्चे यहाँ पे हो गए हैं, लेकिन 300 भी लाइक्स अभी नहीं है। मन नहीं करता क्या आप लोगों को कि चलो ठीक है, जब देख रहे हैं तो एक बार सेशन को लाइक करते हुए हम लोग स्टार्ट करें? तो जितने बच्चों ने लाइक कर दिया भाई दोबारा लाइक मत करना, लेकिन जितने बच्चों ने लाइक नहीं किया है एक बार सेशन को लाइक कर दें, और सेशन के वीडियो जो लिंक है उसके लिंक को थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप ही लोग शेयर कर सकते हैं, मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। सो प्लीज आप लोग एक बार शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कर दें, और सेशन को एक बार लाइक जरूर करते हैं। देखो 630 तक हम लोग पहुंच गए, लेकिन लाइक्स अभी देखो अभी सब बच्चों ने लाइक करना शुरू किया, ठीक है, तो लाइक कर देना, याद रखना। देखो पहला आंसर, द ग्ली पेंटर, देखो इसका मीनिंग क्या है, द ग्ली पेंटर पेंटेड द हॉर्सेस इन सच अ मैनर, मतलब कि जो पेंटर था, ठीक है, काफी जो खुश पेंटर था वो, ठीक है, उसने क्या किया, हॉर्सेस को, घोड़ों को इस तरीके से पेंट किया एज दे लुक्ड ब्यूटीफुल्ली, कि वो बहुत अच्छे तरीके से दिखने लगे, बहुत अच्छे दिखने लगे वो। देखो पहली बात, ग्ली जो है वो आपका नाउन है जिसका मतलब होता है हैप्पीनेस, ठीक है, और ग्लीफुल का मतलब होता है, ये आपका एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है हैप्पी। तो अब यह बताओ यहां पे क्या लगेगा, ये पेंटर तो खुद ही एक नाउन है, तो ये वाला जो वर्ड आएगा उसको क्या होना चाहिए, उसको एडजेक्टिव होना चाहिए ना, कि किस तरीके के पेंटर की बात हो रही है, तो बहुत खुश हैप्पी पेंटर की बात हो रही है, तो यहां पे ग्ली नहीं होगा, यहां पे आपका ग्लीफुल पेंटर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। इस तरीके से हम लोग बढ़ेंगे, तो ए नंबर हमारे यहां पे गलत हो गया, कि द ग्लीफुल पेंटर पेंटेड, जो बहुत ही एक मतलब खुशमिजाज जो एक पेंटर था उसने पेंट किया, बिल्कुल सही है। द हॉर्सेस, हॉर्सेस को पेंट किया इन सच अ मैनर, इस तरीके से पेंट किया, दे लुक्ड ब्यूटीफुल्ली, जो भी आएगा ये आपका क्या है, दे लुक्ड ब्यूटीफुली, ये वाला पूरा का पूरा सेंटेंस क्या इंपैक्ट है ना, और मैंने क्या बताया था, सच के बाद या तो आप एज बोलोगे, सच जो वर्ड है या तो उसके बाद आप एज बोलेंगे या तो उसके बाद आप दैट बोलोगे, है ना। एज तब बोलोगे जब एग्जाम्पल हो सच के बाद वाला वर्ड या सेंटेंस, और दैट आप तब बोलोगे जब इसके बाद वाला वर्ड इफेक्ट हो। तो देखो यहां पे ये जो लिखा हुआ है कि तो बहुत अच्छे दिखने लगे वो, ये इसका इंपैक्ट है ना, कि ऐसे पेंट किया, इसका मतलब इंपैक्ट है, तो जाहिर सी बात है यहां पे एज नहीं होगा, एज की जगह यहां पे क्या हो जाएगा, एज की जगह यहां पे दैट हो जाएगा। इसका मतलब कि सी नंबर हमारा यहां पे आपका एरर हो गया, ठीक है, कि इन सच मैनर दैट, दे किस तरीके से उनको पेंट किया उन्होंने, दैट की दे लुक्ड, दे लुक्ड। अब ध्यान रखना, लुक्ड आपका जो है वो वर्ब है, और ये एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ जो है वो एडजेक्टिव लाता है, ना कि एडवर्ब लाता है। तो यहां पे ब्यूटीफुल्ली नहीं होगा, यहां पे आपका हो जाएगा ब्यूटीफुल, जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, मतलब डी नंबर भी हमारा यहां पे एरर आ गया। समझ में आई बात, क्लियर हो गया। ब्यूटीफुल जैसे कौन कौन से वर्ब है, लुक है, ठीक है, लुक है आपका, उसके बाद जो है अपीयर है, जैसे मैं अगर बोलूं कि आज आप काफी अच्छी दिख रही हैं, सो यू अपीयर्ड नाइसली नहीं बोलेंगे, यू अपीयर्ड नाइस बोलेंगे, यू अपीयर्ड हैंडसम, यू अपीयर्ड स्मार्टली नहीं, यू अपीयर्ड ब्यूटीफुली नहीं, यू अपीयर्ड ब्यूटीफुल, है ना। तो अपीयर हो गया, लुक हो गया, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, हियर हो गया, ये जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, सी हो गया, ये सारे सीम हो गया, ये जो आपके वर्ब्स होते हैं ना, ये जनरली अपने बाद जो है वो एडवर्ब्स नहीं लेते, ये एडजेक्टिव लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। सो लुक्ड ब्यूटीफुल हो जाएगा एज दे लुक्ड ब्यूटीफुल, क्लियर हो गया। तो ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर यहां पे हमारे एरर्स आ गए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे जाने से पहले याद रखिएगा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप ऐप के थ्रू जो है Y194 कोड इस्तेमाल करके, Y194 ये कोड आप इस्तेमाल करके 47% के डिस्काउंट के साथ कोई भी प्रोडक्ट जो आप परचेज कर सकते हैं, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे मेरा सिर्फ इंग्लिश का जो है इंग्लिश लैंग्वेज के 600 प्लस क्वेश्चंस हो जो आपको मॉक टेस्ट में मिल जाएगा, पूरे बैंकिंग का आपका टेस्ट सीरीज हो, पूरे आपके दूसरे आप किसी भी सब्जेक्ट एसएससी का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, किसी भी स्पेशल एग्जामिनेशन का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, बैचेस ले सकते हैं, कुछ भी अगर आप लेना चाहें तो आप ऐप के थ्रू Y194 कोड, ऑलमोस्ट 50% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ऑलमोस्ट आधा हो गया, आप समझिए। ये एक अभी अपॉर्चुनिटी है, जल्दी से जाइए और ऐप इंस्टॉल करिए बैंकर्स अड्डा का, और तुरंत 194 ये आप जो है कोड अप्लाई करिएगा, तुरंत आपको 47% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। एक और चीज मैं बता दूं, ये ऐप जिन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है वो इस ऐप को अपडेट जरूर कर लें, अगर अपडेट नहीं करेंगे तो सिर्फ 42% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अगर अपडेट कर ले और उसके बाद अगर आप परचेज कर रहे हैं तो 47% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, क्लियर होगी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 शशांक दत्त, पहले खरीद तो लो भाई मेरे, ठीक है, और बताना अप्लाई हो रहा है कि नहीं सारी चीजें।
देखो एक हम लोगों ने रूल पढ़ा था ना कि नाउन 1 प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन 2 और उसके बाद आएगा यहां पे वर्ब, है ना। तो ये वर्ब किसके अकॉर्डिंगली इस्तेमाल होगा, ये वर्ब आपका आएगा नाउन 1 के अकॉर्डिंगली। और ये जो नाउन 2 है ना, ये जनरली आपको प्लूरल नाउन ही लिखा हुआ रहता है। देखते हैं, द ट्रेंड ऑफ, द राइजिंग ट्रेंड ऑफ, एक ही बात है, द ट्रेंड ऑफ, ये आ गया आपका नाउन 1, फिर ऑफ, ये आ गया आपका प्रेपोजिशन, भाई बहुत बढ़िया, शानदार। फिर कंस्ट्रक्टिंग ग्रीन बिल्डिंग्स, ये आ गया आपका प्लूरल नाउन 2 जिसे बोलते हैं, ठीक है। और द राइजिंग ट्रेंड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ग्रीन बिल्डिंग्स एंड द स्कार्स ऑफ ट्रेडिशनल मटीरियल्स, देखो ये सारा सेकंड आपका नाउन है जो प्लूरल नाउन है। अब बोला गया कि हैव ओपेंड अप, मतलब ये जो ट्रेंड है ग्रीन बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्टिंग ग्रीन बिल्डिंग्स जो है, बिल्कुल मतलब एनवायरनमेंट को ध्यान में रख करके बिल्डिंग बनाने का ये जो ट्रेंड है और ट्रेडिशनल मटेरियल के अभाव का जो ये जो ट्रेंड है, ये ओपनड अप अ साइजेबल मार्केट, इसने एक मार्केट को और ओपन करके रख दिया है। तो हैव नहीं होगा, यहां पे हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, क्योंकि ट्रेंड जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहां पे हैव, हैज हो जाएगा। तो ये तो हमारा गलती आ गया, सी नंबर हमारा एरर आ गया। ऊपर चलते हैं, द ट्रेंड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ग्रीन बिल्डिंग्स, ठीक है, एंड द स्कार्स। अब देखो द, फिर डैश, फिर ऑफ, ये वाला स्ट्रक्चर मैंने आपको बहुत बार बताया ना कि ये वाला जो वर्ड होगा यहां पे क्या आएगा, यहां पे नाउन आएगा। ध्यान देना, स्कार्स जो है, स्कार्स, ठीक है, वो आपका एडजेक्टिव है, और स्कार्सिटी जो वर्ड है, स्कार्सिटी, वो आपका नाउन है, ठीक है। ये सब आपकी भी चीजें कंप्लीट होगी, सारे के सारे आपका भी सब कुछ जो है वो कंप्लीट होगा। आप भी जान पाएंगे कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है। इसके लिए हर दिन आपको, हर दिन सुबह 8 बजे तो आ ही जाना है, क्योंकि वहां पे मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच भी डिस्कशन करता हूं। मतलब एक वर्ड से रिलेटेड जो भी है ना आपके दिमाग में मेरे भाई, कि एक वर्ड से रिलेटेड उसके सिनोनिम हो गए, उसके एंटोनिम हो गए, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, उसका सेंस हो गया, उसका यूसेज हो गया, ठीक है, वो सब मैं डिस्कशन करता हूं सुबह 8 बजे के सेशन में। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये पर्टिकुलर सेशन, है ना। चलो, तो यहां पे आपका आ गया, तो यहां पे स्कार्स नहीं होगा, यहां पे आपकी क्या हो जाएगी, स्कार्सिटी, स्कार्सिटी आपका हो जाएगा। मतलब बी नंबर भी हमारा यहां पे एरर मिल चुका है, तो बी नंबर हमारा एरर आ गया, सी नंबर हमारा एरर आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे कोई भी एरर नहीं है, सारा का सारा डी भी सही है और ए भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पे आंसर क्या हो गया हमारा, बी एंड सी, स्कार्सिटी हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा आपका हैज ओपनड अप अ साइजेबल मार्केट, ठीक है। क्लियर हो गया भाई, ये लाइक और शेयर करते रहिएगा, याद रखिएगा 700 के आसपास बच्चे हमारे पास पहुंच गए हैं, अभी और भी क्वेश्चंस हैं, शेयर करते रहना। जितने भी लोग यहां पे जुड़े हुए हैं, प्लीज जहां जहां आप लोग शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल 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 नुपुर मित्रा, नाउन जिस फॉर्म में होगा वर्ब उसी फॉर्म में इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। मंडे टू सैटरडे क्लास होती है ये, प्रगति श्रीवास्तव, ठीक है। देखो भगवान राज देखो, एज इंडिया नॉर्मलाइजेस, अब जब इंडिया नॉर्मलाइजेस करेगी या करने के कगार पे है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है आफ्टर लॉकडाउन। अब जब इंडिया जो है लॉकडाउन के बाद अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को नॉर्मलाइज करती है, अब जब करती है, इट नीड्स, अब इसको जरूरत है टू बी, क्या होने की जरूरत है, टू बी टू मच प्रोएक्टिव, इट नीड्स टू बी टू मच प्रोएक्टिव। अब ध्यान देना, प्रोएक्टिव क्या है आपका, यह आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, इतना पता चल गया। अब दूसरी चीज, टू मच, ठीक है, और मच टू। देखो टू मच हमने किसके साथ इस्तेमाल किया, नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, और मच टू हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव के साथ। इसका मतलब ये जो मच टू है यहां पे किसके साथ आएगा, प्रोएक्टिव के साथ आएगा। समझ में आई बात। इसका मतलब कि ये जो टू मच है, ये टू मच हमारे यहां पे गलत हो गया, और इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे हम लिखेंगे मच टू, यहां पे हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोएक्टिव जो है वो खुद ही यहां पे क्या है, वो एडजेक्टिव है। तो क्या हो जाएगा कि इट नीड्स टू बी मच टू प्रोएक्टिव, इसको जो है काफी ज्यादा पहले से ही तैयार होकर होना पड़ेगा टू बूस्ट एफडीआई, एफडीआई को बूस्ट करने के लिए, एंड शोर अप इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट को क्या करने के लिए, शोर अप करने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हो गया।
समझ में आई बात? इतना क्लियर हो गया, हाँ या ना? एक मिनट, ये सब रुक गया क्या भाई? तो ये आप लोगों का क्लियर हुआ यहां पे? एक मिनट, ठीक है, ये क्लियर हो गया आप सबका? चलो, इतना क्लियर हो गया। चलो अब देखो, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर शेयर होगा, शेयर। अरे भाई, तो ये मत समझो कि जो शोर है वो शेयर का सेकंड फॉर्म है, नहीं, ये शोर, ठीक है, फिर होता है शोर्ड, फिर थर्ड वाला फॉर्म भी होता है शोर्ड। तो ये V1 है, ये V2 है, ये आपका V3 है, ये आपको ध्यान में देना है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 37। ये तो गलत नहीं होना चाहिए, ये गलत हुआ तो सब एकदम जो पिटाई खाओगे। इकोनॉमिक का एडजेक्टिव क्या होगा? इकोनॉमिक खुद ही एडजेक्टिव है, इकोनॉमिक खुद ही एडजेक्टिव है, ठीक है। ध्यान दो, ये आपका नाउन है, ठीक, क्लियर हो गया। इसके दो आपके एडजेक्टिव होते हैं, एक तो होता है इकोनॉमिक, यह आपका एडजेक्टिव है, और दूसरा आपका होता है इकोनॉमिकल। ये भी आपका एडजेक्टिव है, लेकिन इकोनॉमिक का रिलेशन जरूर है इससे, इकोनॉमिक का रिलेशन इससे जरूर है, लेकिन इकोनॉमिकल का रिलेशन अगर आप बात कहें कि इकोनॉमिकल का रिलेशन जब इकोनॉमी से है तो वो बिल्कुल भी नहीं है। दो इसके होते हैं, इसके आपके एडजेक्टिव दो होते हैं, एक होता है आपका इकोनॉमिक, दूसरा होता है इकोनॉमिकल। लेकिन इकोनॉमिक जो आपका रिलेशन है इसका इकोनॉमी से जरूर रिलेशन है, क्योंकि इसका इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी मतलब आर्थिक चीजें, जो भी आर्थिक व्यवस्था, ठीक है। अब इकोनॉमिकल का मतलब हो गया बहुत ही कम खर्च करने वाला, देख बूझ करके खर्च करने वाला, दैट इज इकोनॉमिकल, ठीक है, दैट इज इकोनॉमिकल। तो इसका इकोनॉमी से कोई रिलेशन नहीं है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना तो ले लो, कोई इशू नहीं। अब देखो रूल क्या है, हार्डली, यहां तक तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा, कोई इशू नहीं है। डिड द टीचर हैव, मैंने क्या बोला था कि हार्डली के बाद जो आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, रूल ऑफ इन्वर्शन फॉलो करते हैं, रूल ऑफ इन्वर्शन फॉलो करते हैं। हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, नेवर, सो, ठीक है, नो सूनर दैन, इन सब के बाद रूल ऑफ इन्वर्शन फॉलो करते हैं। मतलब क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपका मेन वर्ब लिखना है, ये लिखना है। इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सिलरी में हमेशा याद रखना पहले हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। हैड ही ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आ सकता। सो डिड द टीचर लीव लिखा हुआ है, इसका मतलब ये डिड नहीं होगा और ये लीव नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, हार्डली हैड द टीचर। अब इसका यहां पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हार्डली हैड द टीचर लेफ्ट द रूम, जैसे ही टीचर ने उस कमरे को छोड़ा मतलब वो कमरे के बाहर गए। अब ये पहला रूल आ गया। दूसरा रूल ये है कि हार्डली से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस स्टार्ट है, मतलब हार्डली से किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट अगर स्टार्ट होता है, इफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद हार्डली, तो उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो किससे स्टार्ट होना पड़ेगा, व्हेन से स्टार्ट होना पड़ेगा। इसका मतलब कि ये जो दैन है यहां पे ये गलत हो गया और उसकी जगह यहां पे क्या होगा, यहां पे व्हेन होगा। इसका मतलब कि सी नंबर हमारा यहां पे गलत आ गया, ठीक है। तो बी नंबर हमारा यहां गलत आ गया, सी नंबर भी गलत है और डी नंबर भी गलत होगा। ध्यान देना, कैसे डी नंबर गलत होगा, सुनना। जैसे ही टीचर जो है वो रूम से बाहर गए, देन द पुपिल्स, सॉरी देन द पुपिल्स, ये भी गलत, व्हेन द पुपिल्स आपका हो जाएगा, ठीक है। तो हार्डली हैड द टीचर लेफ्ट द रूम व्हेन द पुपिल्स स्टार्टेड, ठीक है, स्टार्टेड। अब क्या उसने शुरू कर दिया, मेकिंग नॉइज, मतलब कि शोर मचाना शुरू कर दिया। तो याद रखना, मेक अ नॉइज ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ये हमेशा यही वाला यूज होगा, मेक अ नॉइज, मेक नॉइज नहीं, मेक अ नॉइज। तो यहां पे हम क्या इस्तेमाल कर देंगे, मेक अ नॉइज, यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उस हिसाब से हमारा बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर तीनों गलत हो गए, ठीक है भाई। पिछले 10 मिनट से हम लोग 680 पे ही लटके हुए हैं भाई। यार शेयर करो यार, इतनी अच्छी एरर करेक्शन की सीरीज में आपको पढ़ा रहा हूं, इतनी अच्छी एरर करेक्शन की सीरीज पढ़ा रहा हूं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप सोचो,
इतनी अच्छी एरर करेक्शन की सीरीज पढ़ा रहा हूं जो आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए काम आएगा, कोई मतलब नहीं है। ओके 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 ओके, कोई भाई इट्स ओके, ठीक है ठीक है। जैसा जो है वो आप, हम लोग कहते हैं ना कि एज यू सो यू रीप, है ना। मैं मेहनत कर रहा हूं भाई, तो जाहिर सी बात है मुझे भी रिजल्ट चाहिए। मुझे भी लगता है कि ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो जितना ज्यादा जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। देख रहे हैं कि नहीं हो रहा है तो कुल मिलाकर के ये मैं बंद कर दूंगा, ये सीरीज मैं खत्म कर दूंगा, फाउंडेशन रखूंगा नहीं, मैथ्स का चलेगा और रीजनिंग का चलेगा, नो प्रॉब्लम। और ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, 38। हैड के बाद ऑक्सिलरी हो चाहे ना हो, सॉरी हार्डली वाले में रूल ऑफ इन्वर्शन में अगर हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो ऑक्सिलरी हो ना हो हैड ही होगा, हम बार बार कह रहे हैं, ठीक है। हर केस में हैड ही होगा, ठीक। नेक्स्ट देखो, पहले बार देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एज फार। तो याद रखिएगा जो पूरा फ्रेज होता है, जो पूरा फ्रेज होता है वो होता है आपका, पूरा फ्रेज आपका क्या होता है, पूरा फ्रेज होता है एज फार एज। पूरा फ्रेज क्या होता है, पूरा फ्रेज होता है आपका एज फार एज, मतलब जहां तक की। तो जाहिर सी बात है ये वाला हमारा यहां पे एरर आ गया, तो ए नंबर हमारा यहां पे एरर आ गया, ठीक है। दूसरा, एज फार एज द इशू ऑफ, इशू जहां तक इशू की बात है, किसके इशू की बात है, लैंड इंक्रोचमेंट इन विलेजेस, ठीक है। तो मैं विलेजेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विलेजेस के इशू की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये जो आर है वो किसके अकॉर्डिंगली इस्तेमाल होगा, इशू के अकॉर्डिंगली, इसलिए यहां पे आर नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे इज हो जाएगा, क्योंकि इशू के अकॉर्डिंगली आएगा कि जो इशू है इज कंसर्न, जहां तक कि जो इशू है उसकी बात है। सो एज फार एज द इशू ऑफ लैंड इंक्रोचमेंट इन विलेजेस इज कंसर्न, यहां पे सही होगा, मतलब कि बी नंबर हमारा यहां पे एरर आ गया। सो एज फार एज द इशू ऑफ लैंड एनक्रोचमेंट इन विलेजेस आर कंसर्न, पीपल विल हैव टू मेक अ स्टार्ट, लोगों को शुरुआत करनी पड़ेगी फ्रॉम देयर विलेजेस, अपने गांव से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। बाई, बाई के बाद आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट आएगा। बाई सेंसिटाइजिंग एंड एडुकेटिंग द विलेजेस अबाउट द इशू, बिल्कुल करेक्ट है, सी और डी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। तो ए और बी ही हमारा यहां पे क्या आ गया, हमारा यहां पे एरर आ गया। गेटिंग माय पॉइंट, इतना क्लियर हो गया। एज फार एज और दूसरा होगा विलेजेस इज, अजीब लग रहा है ना, विलेजेस इज, लेकिन जाहिर सी बात है विलेजेस आर जो है वो नहीं होगा, विलेजेस इज ही हमारा सही आंसर होगा, पढ़ने में चाहे जितना भी गलत लगे। क्यों आ रहा है ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 39। देखो अब इसका ध्यान दो, सबसे पहले तो आप ये सोचो व्हेन और व्हाइल में बीच में डिफरेंस क्या है। व्हेन होता है एक्शन वन आफ्टर अनदर, एक्शन ऐसे लिखना पड़ेगा, वन एक्शन आफ्टर अनदर। व्हाइल होगा both actions simultaneously, मतलब कि अगर मैं बोलूं when I called you, you were eating, ठीक है। when I called you, you were eating, जब मैंने तुम्हें कॉल किया, ठीक है, तब तुम खा रहे थे। दूसरा, when I was calling you, you were eating। ध्यान दो, मैंने क्या बोला, जब दो एक्शन साथ साथ हो रहे हो तो आप हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे, आप हमेशा वाइल का इस्तेमाल करेंगे। जब दो एक्शन साथ साथ हो रहे हो तो आप हमेशा वाइल का इस्तेमाल करेंगे, व्हेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे व्हेन आई कॉल्ड यू, जब मैंने आपको फोन किया तब आप खाना खा रहे थे। इसका मतलब हो सकता है कि मैंने कॉल किया और तब आप खाना खाने बैठे, हो सकता है कि मैंने कॉल किया
आप खाना खाने वहां बैठ रहे हैं, समझ में आ रही बात, मैंने आपको कॉल किया, आप खाना खाने वहां बैठ रहे हो, ठीक है, और आपने सोचा चलो खाना खाने बैठ रहे हैं, बाद में मैं देख लूंगा, क्योंकि बहुत बार आप सोचो मोबाइल फोन क्या होता है, खाना खाने आप दूर में जाकर के बैठने ही वाले होते हैं या जा रहे होते हैं तभी कॉल होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका खाना खाने का काम हो सकता है कि आपका एक के बाद स्टार्ट हुआ हो या फिर दोनों स्टार्ट हुआ, तो इससे क्लियर नहीं है, इसलिए व्हेन सही है। लेकिन दूसरे में देखो, जब मैं आपको कॉल कर रहा था, व्हेन आई वाज कॉलिंग यू, जब मैं आपको कॉल कर रहा था, मतलब फोन की घंटी ऑलरेडी बज रही है, रिंग हो रही है, और तब आप खाना खा रहे हैं। इसका मतलब देखो ये आपका कंटिन्यूअस फॉर्म में है, ये भी आपका कंटिन्यूअस फॉर्म है, तो याद रखना जब दोनों वर्ब आपके कंटिन्यूअस फॉर्म में रहते हैं या फिर ऐसा सेंस निकल करके आता है कि दोनों काम सामने बिल्कुल साथ साथ हो रहे हो, तब कभी भी आप व्हेन नहीं लिखेंगे, व्हाइल ही लिखेंगे। जैसे बाय चांस मान लेते हैं मैंने वो आपको बोला कि व्हेन द मैच वाज ऑन कॉमा द पब्लिक सेट द स्टेडियम ऑन फायर, द पब्लिक सेट द स्टेडियम ऑन फायर। जब मैच ऑन था, जब मैच चल रहा था, तो देखो मैच ऑन था, इसका मतलब क्या, जब मैच चल रहा था तब पब्लिक ने उसे आग लगा दिया, तो जाहिर सी बात है क्या हो गया, दोनों काम यहां पे साथ साथ हो रहे हैं, तो यहां पे वाइल व्हेन नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, वाइल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेम यहां भी है, व्हेन लर्निंग हाउ टू सिंग, जब आप ये सीख रहे होते हैं कि गाना कैसे गाना है, जब आप ये सीख रहे होते हैं, इसका मतलब कि सबसे पहली बात याद रखना, यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे लर्निंग के साथ है, यहां पे व्हेन नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका वाइल बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब नंबर ए यहां पे हमारा गलत आ गया। गेटिंग माय पॉइंट, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, वाइल बिल्कुल सही हो जाएगा। वाइल लर्निंग हाउ टू सिंग, टेक्निक जो है इज इंपॉर्टेंस, क्या लिखा हुआ है, टेक्निक इज इंपॉर्टेंस। तो देखो इंपॉर्टेंस आपका क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव ऑलरेडी आपका आ गया, अटमोस्ट मतलब सुप्रीम इंपॉर्टेंस। इसका मतलब यहां पे आपका एक ऑफ लगेगा ना, ध्यान दो, सेंटेंस को अगर ग्रामेटिकली करेक्ट करना है तो हमें यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, हमें एक यहां पे ऑफ लगाना पड़ेगा कि टेक्निक जो है वो है किस चीज, क्या है वो, इंपॉर्टेंस का है, टेक्निक जो है वो बहुत ही ऊंचे दर्जे के इंपॉर्टेंस का है। सो टेक्निक इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। अगर आप ऑफ नहीं लगा रहे हैं तो क्या लिखोगे, टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट लगाना पड़ेगा, टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट लगाना पड़ेगा। अगर आप यहां से ऑफ हटाते हो तब आपको यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट बोलना पड़ेगा, ठीक है। टेक्निक इज अट मोस्ट इंपॉर्टेंट, तब वहां पे नहीं बता पाएंगे, क्या हो जाएगा, टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ इस तरीके का लिखना पड़ेगा। लेकिन दोनों वर्ड क्यों चेंज करेंगे, इससे अच्छा है कि क्या लिखोगे, टेक्निक इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, ये तो फिक्स है, ऑफ यहां पे लगा दो, टेक्निक इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। क्लियर हो गया। सो व्हेन लर्निंग हाउ टू सिंग, जब ये सीख रहे हो आप कि कैसे गाना है, टेक्निक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवाइज द म्यूजिशियन ने एडवाइस दिया या म्यूजिशियन एडवाइस देते हैं, तो चाहे जो भी बोलो, अगर पास्ट टेंस भी लेते हो तो भी एडवाइज्ड हो जाएगा, अगर आप प्रेजेंट टेंस भी लेते हैं तो भी आपका एडवाइजेज हो जाएगा। इसका मतलब या तो यहां पे आप एडवाइजेज बोलो या फिर एडवाइज्ड बोलो, पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस कुछ भी लिख सकते हो, मतलब सी नंबर हमारा यहां पे एरर आ गया। गेटिंग माय पॉइंट, इतना क्लियर हो गया, ऑल राइट, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 40। बिल्कुल इसी रूल पे बेस्ड है आपका। सक्सेस, ये आ गया नाउन 1 इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस, देखो जानबूझ करके प्लूरल नाउन 2 है ना, और ये आपका सिंगुलर नाउन 1। अब ये लिखा हुआ है डिपेंड, किसके अकॉर्डिंगली आएगा, सक्सेस के अकॉर्डिंगली आएगा, सक्सेस के अकॉर्डिंगली। ये सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है यहां पे आपका क्या हो जाएगा, यहां पे आपका डिपेंड्स जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब ए नंबर हमारा यहां पे क्या हो गया, एरर हो गया। सो जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है नॉट ओनली और बट ऑल्सो, दोनों लिखा हुआ है, तो बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा हुआ है, यहां पे प्रीपोजिशन यहां पे क्या है, ऑन है। इसका मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर बट ऑल्सो के बाद प्रीपोजिशन ऑन है तो नॉट ओनली के बाद भी कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ऑन ही आएगा। तो ये नंबर हमारा बिल्कुल सही है, बी नंबर सही है और सी नंबर पे बिल्कुल करेक्ट है। सो द सक्सेस इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट आल्सो ऑन हाउ यू हैव रिटन देम। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बाकी सब सही है, केवल ए नंबर हमारा यहां पे एरर आ चुका है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे।
बहुत बढ़िया सेंटेंस है ये, बहुत शानदार सेंटेंस है। यार आप लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर दियो यार। देखो 700 के आसपास ही हम लोग यहाँ पे फटक रहे हैं, है ना, बस 700 के आसपास ही। तो भाई एक काम करते हैं यार, जब आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है बच्चों के पास, ठीक है, ऑफलाइन मोड मुझे आई एम श्योर कि बहुत सारे बच्चे देखेंगे, अगर उनके पास इतना टाइम नहीं है या फिर मतलब बहुत ज़्यादा, या फिर हम फालतू में यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं काम करता हूँ इस सेशन को ऑल्टरनेट कर देता हूँ, धीरे धीरे ऑल्टरनेट कर दूंगा, फिर उसके बाद जो वीक में 2 दिन हो जाएगा, तभी शायद सही रहेगा, है ना। आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। संतोष सर हमें ये भी करे, सर ये भी करवाइए, सर ऐसा भी करवाइए, ये भी करवाइए, सर ये भी इंक्लूड करिए। सर इसका आंसर क्या होगा? यू एक्सपेक्ट योर टीचर टू डू एवरीथिंग फॉर यू, एवरीथिंग फॉर यू, ठीक है ना। बट द ओनली थिंग दैट योर फैकल्टीज, दैट योर टीचर्स वांट फ्रॉम यू, रिक्वेस्ट फ्रॉम यू एटलीस्ट, ठीक है, वो भी नहीं कर पाते हैं। देखो इफ जो है, इफ आ गया, ये आपका कंडीशनल क्लॉज शो करता है। क्या शो करता है? कंडीशनल सेंटेंसेस या फिर क्लॉज शो करता है। और कंडीशनल सेंटेंसेस को हम हमेशा जानते हैं कि ये फ्यूचर में कभी भी नहीं होगा, फ्यूचर में कभी भी नहीं होगा। ये किस में हो सकता है? ये या तो आप सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे, ठीक है, या तो आप इसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, इफ मोटरिस्ट विल नॉट ऑब्जर्व, तो यहां पे विल नॉट के जगह क्या हो जाएगा? इफ मोटरिस्ट डू नॉट, क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व। मतलब अगर मोटरिस्ट जो है वो ऑब्जर्व नहीं करते हैं, अगर मोटरिस्ट ऑब्जर्व नहीं करते हैं, मतलब सिंपल प्रेजेंट में आ गया। सो इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस, अगर ट्रैफिक रेगुलेशंस को मोटरिस्ट ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो क्या होगा? दे विल बी। इसका मतलब ये आपका पैसिव वॉइस आ गया, ध्यान देना, बहुत बढ़िया चीज है ये, मैं आपको समझा रहा हूं, कितना मस्त एरर करेक्शन है। सेंटेंस आपका एक आपके सेंटेंस पता है ये कैसा, आपका लैंग्वेज को भी डिपेंड करेगा कि किस तरीके से सेंटेंस है, ध्यान देना। इफ मोटरिस्ट विल नॉट ऑब्जर्व, अगर मोटरिस्ट ऑब्जर्व नहीं करते हैं द ट्रैफिक रेगुलेशंस को, दे विल बी स्टॉप्ड, उन्हें रोका जाएगा, दे विल बी स्टॉप्ड, उन्हें रोक दिया जाएगा। टिकेटेड, उनका चालान कटेगा, ठीक है, मतलब दे विल बी स्टॉप्ड, उन्हें रोक दिया जाएगा, ठीक है, उनका चालान काट दिया जाएगा। एंड देखो स्टॉप्ड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, टिकेटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, और पेड भी आ गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका मतलब कि दे विल बी स्टॉप्ड, उन्हें रोक दिया जाएगा, दे विल बी टिकेटेड, उनका चालान काट दिया जाएगा, एंड दे विल बी पेड अ फाइन, दे विल बी पेड अ फाइन। देखो कितना मतलब शानदार लैंग्वेज का जो है वो यहां पर इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं बोलूं दे विल बी स्टॉप्ड, उन्हें रोक दिया जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि दे विल बी पेड अ फाइन, क्या ये सही लगेगा हमारा? दे विल बी पेड अ फाइन, विल बी पेड मतलब क्या? उनको पे किया जाएगा, जैसे उनको रोका जाएगा वैसे उन्हें पे किया जाएगा, तो ये तो गलत हो गया ना। तो विल बी पेड के जगह क्या होगा? दे विल पे होगा। क्या होगा? दे विल बी स्टॉप्ड, टिकेटेड एंड विल पे अ फाइन। यहां पे पेड की जगह क्या हो जाएगा? यहां पे पेड की जगह होगा विल पे। क्या होगा? विल पे, यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। सो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? इफ मोटरिस्ट्स डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस दे विल बी स्टॉप्ड, टिकेटेड एंड विल पे अ फाइन, ठीक है। मतलब यहां पे आपका डी नंबर गलत हो गया, तो ए नंबर आपका गलत है और आपका डी नंबर गलत हो गया। ऑलराइट, बस भाई आज का सेशन वहीं पे फिनिश करता हूं और बहुत जल्दी से फिनिश कर दूंगा। अब सेशन जो है अब लगभग हाफ एन आवर का इस तरीके से ही लाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ा करके कोई फायदा नहीं हो रहा है, जो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। तो बस आज का सेशन वहीं पे फिनिश करते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। और जैसे ही वीडियो खत्म हो आप सारे लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग सब मुझे दे दें कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और देखो ये बोलने से पहले कि सर ऐसा मत करिए, बच्चे जो है शेयर कर दे रहे हैं, इसमें ऐसा और ऐसा हो रहा है, बट जरा सा ये सोचो मेरी जगह पे, पुट योरसेल्फ इन माय शूज, ठीक है। और उसके बाद सोचो इतनी मेहनत करते हैं, आप विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि इतनी सुबह से शुरू होता है वो सारी चीजें कि आज ही के एडिटोरियल का सारा पेपर पढ़ करके, सारे आर्टिकल्स को, दोनों पेजेस को पढ़ करके, दोनों पेजेस के वर्ड्स होते हैं, आपको दोनों पेजेस को पढ़ना है, उनके वर्ड्स को कलेक्ट करना है, सही सारी चीजें करनी है, फिर फ्रेजल और इडियम्स करना है, रूट वर्ड्स ऐड करना है, 5 क्वेश्चंस लिखने हैं, हर चीज तैयार करना है, फिर इस पर्टिकुलर सेशन को तैयार करना है, फिर आपके पेड बैचेस हैं उनको तैयार करना है। इजी नहीं है, ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी बोलने से पहले या कमेंट करने से पहले आप एक बार मेरी जगह पे रख करके सोचिए, मोटिवेशन की जरूरत हर इंसान को पड़ती है,
ठीक है, तो मन करे तो अगर अच्छा लगे सेशन तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, और कुछ भी अगर आपको परचेज करना है ऐप के थ्रू ही परचेज करिएगा। Y194 कोड 47% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। जिन्होंने ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है, वो एक बार अपडेट जरूर कर ले, अदरवाइज 42% का ही डिस्काउंट उन्हें मिल सकता है, ठीक है। अभी आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं। ऑलराइट, सेशन अगर आपको एक बार सही लगा हो तो प्लीज एक बार लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया। और जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे नए बच्चे जुड़ते हैं, तो वो मुझे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।